गए थे देश को बचाने के लिए, इसलिए मान लिया बात को, हम चले नहीं गए। हसरतें कुछ पाने की भी थी। ये सब भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। अब वैसे में हमने जाने की बात की थी, लोगों की बात मान के अम्मा जा रहे, ऐसे लोगों के साथ में भी घूम रही है, उनको हरा के रहेंगे हम। कांग्रेस तो लाइन में है नहीं। क्रांति का बिगुल 21वीं सदी में भी कभी फूटेगा, इसलिए उन्होंने जो लिखा सही लिखा है, और भाजपा भी यही कर रही है, लेकिन एक दिन ये टूटेगा। मरने के बाद सुनते हैं लोग। वो ने कहा, सुनेंगे लोग, मरने के बाद बोलेंगे अरे लोहिया ने बहुत अच्छा कहा था। ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये सरकार भ्रष्ट सरकार है नरेंद्र मोदी की। आपको पता नहीं, आप मालूम करना जरा, खोज करके, आप काफ़ी खोजते भी रहते हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हम कौन थी, इसलिए हमको गुस्सा है, हमको कोई गुस्सा नहीं इस बात का, लेकिन अच्छे उम्मीदवार को देना। तो मेरे को हीना तो थी कम से कम। ये राजनीतिक टकराव है, लेकिन ये कब बदल जाए, कब क्या हो जाए, इसको हम नहीं बोल सकते कि इसमें क्या क्या हो सकता है। सियासी हवाओं का रुख जब बदलता है तो बदहवास पतझड़ में न केवल पत्ते बिखर जाते हैं बल्कि घर भी बिखर जाता है। कुछ इसी तरह का आलम है बालाघाट सिवनी संसदीय सीट पर कंकर मुज्जारे साहब का, जो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। सियासत की गलियारों में लगातार उनकी चर्चाएं चल रही है कि उन्होंने क्यों अपना आखिरकार घर बार छोड़ दिया है चुनाव कैंपेनिंग के इस दौर में। मुज्जारे जी हमारे साथ में है और हम उनके फार्म हाउस में स्थित एक झोपड़ी नुमा आवास में है। झोपड़ी नुमा आवास हम इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में चुनाव प्रचार के मद्देनज़र इनके द्वारा इसे तैयार किया गया है। 4 बल्लियों के सहारे, पत्तों की टहनियों की छाँव के सहारे इसको तैयार किया गया है और यही फ़िलहाल उनका ठिकाना है। ये ठिकाना है चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव के इस दौर में। दरअसल माना जाता है कि कंकर मुज्जारे एक क्रांतिकारी नेता है और उन्होंने युवापन से ही कई ऐसे आंदोलन किए जिनमें कई बार वो जेल में भी रहे। वैसे तो 3 बार के विधायक भी रहे और 1 बार सांसद भी रहे, लेकिन उनके आंदोलन की वजह से लोगों में चेतना भी बढ़ी है, लोगों में एक समझ भी बढ़ी है। लेकिन ये चेतना और समझ आज के इस दौर में काम नहीं आ रही है क्योंकि लगातार वे चुनाव भी हारते जा रहे हैं। चर्चा का दौर हम शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा माइक लगा लेते हैं। बड़ी ही मजबूरी में ही सही, लेकिन आपने घर छोड़ा है। ख्वाहिशें आपकी थी लेकिन उम्मीदें लोगों की थी, बताया जाता है। क्यों ऐसी नौबत आ गई कि आपको अब घर छोड़कर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है? देखिए, हम पहले तो ये बताएं आपको कि कांग्रेस की जो टिकट हमने मांग की थी वो जनता की भावना को देखते, कई जनता ने हमको बोला कि इस बार कांग्रेस की टिकट के लिए आप कोशिश करो, टिकट मिलेगी आप और टिकट से लड़ो। ये लोगों ने कहा, मेरी कोई रुचि नहीं थी और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी। मैंने बात माना, बहुत लोगों की बात आ रही थी। कई पत्रकारों ने मुझे बोला था कि भाई साहब इस बार कांग्रेस की टिकट के लिए ट्राई करो, आप कोशिश करो, आप अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि ये करीब 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा है बालाघाट में, काम कुछ हो नहीं रहा, विकास कुछ हो नहीं रहा है और अब मोदी सरकार भी यहाँ कुछ नहीं कर पा रही है। तो हमने लोगों की बात मान के हमने पहल की कि ठीक है। और फिर जीतू पटवारी से हमारी बात हुई। जीतू पटवारी ने कहा कि आप यहाँ भोपाल तक आ सकते हैं क्या? हमने कहा आ जाएंगे। हम गए, उनसे बातचीत की, उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं। और उनमें कोई मैच्योरिटी में कोई गंभीरता नहीं दिखे, लेकिन उछल कूद करने वाला जैसे होता है ना, वो कोई नया नवाड़ा, वैसे ही वो करते रहे बातचीत भी, कोई गंभीर नहीं लगे। तो मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन गया है। और फिर वो 35,522 वोट से चुनाव हारे हुए इंदौर की मऊ विधानसभा सीट से कैसे बना दिया? जो विधायक था उनको बनाना था और ऐसे लोगों को बनाया। इसलिए तो टिकट, मतलब सम्राट सिंह सरस्वत जैसे लोगों को जो बिल्कुल ही राजनीति में बिल्कुल ना समझ है, कुछ उनको समझता ही नहीं है, कुछ भी ना उनको कोई अता पता है राजनीति का। ठेकेदार है, व्यापारी है, व्यापार करना है। आपको लगता नहीं कि उनको जो टिकट दी गई है आप उनको अपरिपक्व बता रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं है बता रहे हैं आप? राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने अगर टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। राष्ट्रीय पार्टी का यही तो हमने सोचा है। राष्ट्रीय पार्टी की बुद्धि कहाँ है? पूरी जनता क्या बोल रही है? आप सुनो ना, बालाघाट में आप आवाज़ उनकी सुनो, जनता की। कांग्रेस के लोग तक बोल रहे हैं कि इसको कहाँ टिकट दे दिया, इसको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, इसको समझ नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसको शकल नहीं है। जनता बोल रही है।
हम तो उसी के हिसाब से तो बोल रहे हैं, जनता के हिसाब से। तो राष्ट्रीय पार्टी ऐसे काम करती, राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर हमको तरस आता है कि तुम कैसे आदमी को दे रहे हो टिकट। अरे भाई, हिना कौरे थी 2 बार की विधायक, एक बार विधानसभा में पद रही है। अगर हमको नहीं भी दिया तो हमको कोई फिक्र नहीं है, हिना कौरे को क्यों टिकट दिया भाई? वो मांग कर रही थी और 2 महीने पहले हमको आके हिना कौरे ने बताया था कि मेरी टिकट अंकल पक्की हो गई है। और मुझे पार्टी ने बोल दिया तुम काम करो। आपको याद होगा हिना कौरे ने पूरे ज़िले में मिलना बैठना काम करना शुरू कर दिया था, उसके होल्डिंग तक बन गए थे, सबके फ़ोटो लगा दिए थे फ्लैक्स में, आपको मालूम होना चाहिए था, सब तैयारी कर ली थी। तो जो पार्टी हिना कौरे जैसी को भी टिकट नहीं दे रही है, जो अभी मजबूत थी कांग्रेस के अंदर, और वो सम्राट को टिकट दे रही है, तो वो कोई राष्ट्रीय पार्टी के अंदर कोई बुद्धि है क्या, कुछ क्षमता है क्या? तो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसमें राजनीतिक संकट है, एक विचारधारा का संकट है, इसके बावजूद आप क्यों चले गए फिर उनके पास? विचारधारा संकट ये कि हम गए थे देश को बचाने के लिए, इसलिए मान लिया बात को, हम चले नहीं गए। लोगों ने बोला, हम इसलिए गए कि संविधान को बचाना, लोकतंत्र बचाना, क्योंकि मोदी सरकार जो है बहुत तानाशाही कर रही है। और इस बार ये जो 24 का चुनाव हो रहा है, 2024 का, ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है हिंदुस्तान का। और इस बार मोदी की सरकार बनी तो तानाशाही आ जाएगी, जैसे चाइना में है, ऐसे तानाशाही यहाँ आ जाएगी। मतदान बिल्कुल सन्निकट है, 19 अप्रैल को वोटिंग होना है। आपने घर बार छोड़ दिया है प्रचार के इस भीषण दौर में। हसरतें कुछ पाने की भी थी, क्या कुछ खोने की भी है इसमें? देखिए, खोने की कोई बात नहीं है इसमें। हम तो लड़ रहे हैं हमेशा पाने के लिए, और जनता की लड़ाई के लड़ रहे हैं हम। देखो, हम सांसद बन चुके हैं निर्दलीय, 3 बार एमएलए बन चुके, एक बार हमारा भाई बन चुका, अनबा मुंजारू को भी 3 बार हमने नगर पालिका अध्यक्ष बना चुका है। और 2013 में वो चुनाव भी जीत गई थी क्रांतिकारी पार्टी से ही, और अब समाजवादी पार्टी से, लेकिन उसके बाद बेईमानी करके गौरीशंकर बिसेन चुनाव जीत गया था, पूरी जनता जानती है, हम ही नहीं बोल रहे हैं बात को। लेकिन ये बेईमानी साबित तो नहीं हुई है। बेईमानी साबित क्या? बेईमानी तो आप जानते हो कि सरकार उनकी पूरी बटी, कलेक्टर उनका बैठा हुआ है, साबित नहीं हुई, लेकिन सबको पता है। देखो, कई बार चोर जो है चोरी कर लेता है, कोर्ट में साबित नहीं हो पाता, कोर्ट उसको छोड़ देती है, लेकिन आपको पता रहता है कि ये चोरी किया था इसने, तो वहाँ चोरी की गई थी, साबित नहीं हुआ, अलग बात है, जनता में मालूम है ये बात। तो हम ये बता रहे हैं आपसे कि इसलिए कोई हम लालच में नहीं गए थे, हम सब कर चुके हैं, हम सब बन चुके हैं। हम गए थे कि भाई लोकसभा में जनता की आवाज़ जाए, बुलंद हो। मुझे दिग्विजय सिंह ने पहले कितने बार बोला, जब मैं विधायक था तो कांग्रेस में आ जाओ। अर्जुन सिंह ने मुझे बोला, बड़े बड़े नेताओं ने बोला, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं बाहर से ठीक हूँ, कांग्रेस को जो मदद करते रहूँगा, जरूरत पड़ेगी मदद करता रहूँगा। जब कांग्रेस में भी कुछ नहीं है, जब मलाई थी तब हम नहीं गए। अभी क्या है कांग्रेस के पास में? भूना पापड़ नहीं है मुश्किल से खाने के लिए उनके पास में। अभी लोग छोड़ के भाग रहे हैं। दीपक सक्सेना भाग गया, उनका बेटा भाग गया, वहाँ के विधायक भाग गया, महापौर भाग गया, जबलपुर का महापौर भाग गया, सुरेश पचौरी जैसे इतना पुराना आदमी भाग गया, जो प्रदेश का अध्यक्ष रहा हुआ आदमी है, राज्यसभा में रहा है, केंद्रीय मंत्री रहा है। कितने लोग भागे? मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, बाकी से छोड़ दो आप। तो ये सब भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। अब वैसे में हमने जाने की बात की थी, लोगों की बात मान के, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर समझदारी होती तो क्या होता? अभी कांग्रेस पार्टी पर कितने लोग हैं? 52 लोग हैं कुल ना सदस्य। लोकसभा में कितने? 52 सिर्फ, 543 में 52। खैर, वो तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मसला है। मैं आपसे सवाल करूंगा, एक क्रांतिकारी नेता की आपकी पहचान रही है। क्रांति के लिए विचारों की ज़रूरत होती है, संघर्ष की ज़रूरत होती है। जब संगठन की ज़रूरत होती है, संगठन जब रहता है तो शक्ति बढ़ती है, विचारों से चेतना आती है। आपको लगता है कि ये चेतना वर्तमान समय में दिखाई दे रही है? बिल्कुल। अभी लोगों में बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है हर जगह, और हर जगह हमारे लोग हैं जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग, हर जगह है। सिवनी में है, बरघाट में है, बालाहाट में है, लांजी में, सब तरफ। साधन हमारे पास जरूर कमज़ोर है, बाकी सब जगह हमारे लोग मजबूत है और परिपक्व है एकदम, और क्रांतिकारी विचारों पर चलने की है, क्रांतिकारी विचारों को पसंद करते हैं। तभी तो हमको निर्दलीय सांसद बनाया, तभी तो हमको 3 बार एमएलए बनाया ना। हमारे भाई को भी एमएलए बना दिया, अनबा मुंजारू को बना दी 3 बार। खाली कुर्सी भरी कुर्सी में यही सरस्वार, यही गौरीशंकर बिसेन दोनों एक गाड़ी में झंडा लगा के, कांग्रेस बीजेपी का, जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ 2007 में, और चुनाव मैदान में आ गए थे खाली कुर्सी भरी कुर्सी, फिर भी उनको हराया। ये कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस ने सबक ली इससे और हरा दिया, और उसके बाद भी वो अभी अनबा मुंजारू ऐसे लोगों के साथ में भी घूम रही है। वो दौर अलग था, परिस्थितियाँ काफ़ी बदली है। अभी धनबल और बाहुबल का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है चुनाव में। आपको लगता है इस बीच आप इनके बीच रह पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे इन्हें? टक्कर क्या, उनको हरा के रहेंगे हम। कांग्रेस तो लाइन में है नहीं, बीजेपी से लड़ाई है, इसलिए कि मोदी की सरकार है और राज्य में भी सरकार है भाजपा की,
इसलिए थोड़ी लड़ाई है, लेकिन दोनों हमारे लिए कोई मुकाबले में नहीं है। कोई भारतीय पार्टी भी उनको कोई पहचानता नहीं है, उनके पार्टी के लोग नाराज़ है। अशोक सरस्वत, ये सम्राट सरस्वत तो डमी कैंडिडेट एकदम, ये सेटिंग करके बीजेपी सेटिंग करके वो टिकट लेके आया है। मालूम था कंकड़ मिला को टिकट मिल जाएगी कांग्रेस की, तो कंकड़ मिला को जीतना ही है। आवाज़ थी लोगों की कि टिकट लाया और चुनाव का डिसाइड हो गया। ये लोग बोलते थे ना, कई जगह में बैठता बोलते बस टिकट भर लाए, भाई साहब आ गए, चुनाव डिसाइड हो गया। तो कोई टक्कर में है कि कोई? आपकी इस कुटिया में राम मनोहर लोहिया जी के कुछ विचारों से संबंधित एक किताब को मैं देख रहा था अभी। लिखा है कि मुद्दों पर राजनीति करने की संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण के आधार पर सांप्रदायिकता के माध्यम से राजनीति अब होने लगी है, तो इससे आने वाले समय में देश में काफ़ी विपदाएं आएगी। मैं ये देख रहा हूँ, ये परिदृश्य काफ़ी कुछ बदल रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो विचार है राम मनोहर लोहिया जी के, आपके विचारों से काफ़ी मेल, आप उनके विचारों से काफ़ी मेल खाते हैं। आपको लगता है कि क्रांति का बिगुल 21वीं सदी में भी कभी फूटेगा? जरूर फूटेगा, एक दिन वो आएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जितनी भी बातें कही है, और ये जो बात बता रहे हैं आपने, ये शुरू में लिखा उन्होंने, शुरुआती लाइन में लिखी उसमें, और ये शुरुआती लाइन में लिखी बिल्कुल आज भी वैसी की वैसी है। बताओ कितने साल पहले बोला उन्होंने, करीब 70 साल पहले बोल दिया होगा। 57 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो क्रांतिकारी थे और समाजवादी विचारक थे। वो जेल भी गए देश की आज़ादी के लिए। 15-15 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया, बल्ब जला के उनकी आंखों पर सोने नहीं दिया गया। पानी वो कम पीते थे क्योंकि पेशाब ना लगे। पेशाब जब रात में लगती थी तो उनको अंग्रेजी हुकूमत जो है उनको पेशाब करने बाहर नहीं जाने देती थी। बहुत प्रताड़ना की, उनको बहुत सताया उनको, फिर भी वो झुके नहीं, फिर भी डरे नहीं। तो क्रांतिकारी आदमी है, क्रांतिकारी नेता थे, इसलिए उन्होंने जो लिखा सही लिखा है। और भाजपा भी यही कर रही है, लेकिन एक दिन ये टूटेगा। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप सोचो समझो। डॉक्टर लोहिया ने उस समय बोला था कि लोग मुझे याद करेंगे, मुझे सुनेंगे मेरे मरने के बाद। अब वही होगा, मरने के बाद सुनते हैं लोग। उन्होंने कहा सुनेंगे लोग, मरने के बाद बोलेंगे। अरे लोहिया ने बहुत अच्छा कहा था, मरने के बाद सुनेंगे। मतलब लोग मेरे मरने के बाद जो जीवित लोग हैं वो सुनेंगे, विचारों को सुनेंगे, विचारों को सुनेंगे, मतलब उनकी बात को सुनेंगे। उन्होंने जो लिखा है बोला है। हम जैसे मामूली आदमी भी आज उनकी बात को कितना मान रहे हैं। तो अभी मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे और भी लोग हैं। संख्या इसकी बढ़ेगी आखिर, तभी देश बचेगा, तभी देश बनेगा। कल परसों मैं ट्राइबल क्षेत्र के दौरे पर था। एक गांव था कुआ गोंदी नाम का। इस गांव के दौरे पर था। देखा मैंने कि सड़क तो जैसे तैसे पहुंची है, पानी का आलम कहीं पर पता नहीं चलता दूर दूर तक। लोगों के आवास अभी तक नहीं बने हैं। झोपड़ी नुमा कमचियों की टट्टों के सहारे बने हुए जो झोपड़े होते हैं उनमें लोग रहने के लिए मजबूर है। पीवीटीजी का दर्जा प्राप्त है बैगा जनजाति को। इनके परिवारों की ये जो माली स्थिति है, आपको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएगी सरकार, या ऐसे ही छोड़ देगी? ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार भ्रष्ट सरकार है नरेंद्र मोदी की। देश पे आज जो है 221 लाख करोड़ का कर्ज है। 221 लाख करोड़ का कर्ज है आज। 14 प्रधानमंत्री जब रहे उनके कार्यकाल में सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्ज था, और आज 10 साल में मोदी के रहते 3 गुना कर्ज बढ़ गया, 221 लाख करोड़ का। तो भारत सरकार कर्ज में डूबी है। हर नागरिक पर जो है 1.5 लाख करोड़ कर्ज है। बेरोजगार घूम रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने। हर साल 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। कहाँ रोजगार मिला, किधर रोजगार मिला? बोला महंगाई कम कर दूंगा, महंगाई और बढ़ गई। कहाँ 55 कहा था 30-35 रुपये लीटर हम देंगे डीजल पेट्रोल, 40 रुपये में। कहाँ स्थिति है? स्विस बैंक से पैसा ला के देंगे 15-15 लाख रुपए काला धन निकाल के लाएंगे, कहाँ दिया है? झोपड़ी बना के देने को जो बोला था, कच्चे मकान जो गांव में हिंदुस्तान भर के सबको पक्के मकान बदल देंगे 2022 में। किसानों की बोला था कि उनकी जो आमदनी उसको डबल कर देंगे, आमदनी कम होगी। कच्चे मकान जो थे वो और टूट रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। और जब राष्ट्रीय मुद्दों पर हम आ ही गए हैं तो एक सवाल आपसे लूँगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर ये माना जाता है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तब वो बार बार इसकी सिफारिश को लागू करने की बात कर रहे थे। लेकिन अभी जब किसान उसकी बात, एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की बात करते हैं, तो उनके रास्ते में कीलें ठोक दी जाती है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि जो बातें गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए कर रहे थे मोदी जी, प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो चीज़ों पर अमल करना तो दूर, रास्ते को बाधित कर रहे हैं? उम्मीद है इनसे किसानों को लेकर? कभी उम्मीद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, चाल, चेहरा और चरित्र यही है उसका। झूठ बोलने में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आपको पता नहीं, आप मालूम करना जरा खोज करके, आप काफ़ी खोजते भी रहते हैं।
वो बराबर बिठा के जो है झूठ बोलना सिखाते हैं कार्यकर्ताओं को अपना, कि तुम बार बार बोलो, 100 बार बोलो झूठ को, कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है, ताकि लोगों को सच लगे। सच लगे। मैंने कहा 100 बार बिठा के बोलते सिखाते हैं उनको। ये ऐसा होता है, बार बार झूठ बोलो तो सच लगने लगता है। 100 बार आगे एक ही आदमी 100 बार बोलेगा, नहीं भाई बात सही है, नहीं भाई सही बात है, तो लोग मान लेते हैं। एक आदमी 100 बार बोल रहा है तो झूठ बोलने की बात है। देखो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब बोल रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री बने 10 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन में जो है किसान आंदोलन में 2022 में 750 किसान की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, बलिदान हो गए। एक से भी मिलने नहीं आया, मिलने तक नहीं आया, उनको देखने नहीं आया, उनसे बात नहीं की। इतना तानाशाह आदमी, इतना बेईमान झूठ बोलने वाला आदमी, इतना लूट करने वाला आदमी कभी देखा? कभी हिंदुस्तान कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आया ऐसा। अब बताओ कि वो सड़कों को खोद रहे हैं, 15 फीट चौड़ी की सड़क कर दी है, 10 फीट गड्ढा कर दिया सड़कों पर, कीले ठोक दिए सड़कों पर। जैसे कोई पाकिस्तान से लड़ने आ रहा है क्या कोई, या चाइना से लड़ने आ रहा है क्या? यही कि किसान, वो किसान को बोलते हैं नक्सलवादी है, आतंकवादी है, तालिबानी है। जो किसान देश को पाल रहा है, जो भोजन दे रहा है लोगों को, तो अनाज डाल रहा है, वो नक्सलवादी हो गया, वो आतंकवादी हो गया, तो तालिबानी हो गया। तो कितनी बेशर्म की जैसे बात कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। बालाघाट लोकसभा से भाजपा की उम्मीदवार है भारती पारधी। उनके प्रचार के लिए तमाम बीजेपी के बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार में ही 2014 के बाद में ही इस देश में विकास हुआ है, इसके पहले विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चाहे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो, चाहे मायल हो, चाहे आकाशवाणी हो, ये कांग्रेस के ज़माने में ज़रूर आया है, लेकिन बीजेपी के शासन में क्या आया है? आपको कुछ लगता है? कुछ भी नहीं जिस आया तरह है, के ये इनके तो नेता पहला दावे कर रहे हैं। बीजेपी के शासन कुछ नहीं आया। जो भी बना हुआ था, जो पहले की सरकार ने जो बनाया था स्ट्रक्चर पूरा बनाया था, उसको उन्होंने बेच डाला है। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सारी चीज़ को बेचा है। सरकारी ज़मीन बेच दी, संपत्ति बेच दी उन्होंने, कंपनी को दे दिया पूरा। ये इन्होंने किया यहाँ पर। अच्छा क्या किया है? जो अडानी जो है, जिस पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, 2.5 लाख करोड़ का कर्ज अडानी पर है, उसका कर्ज नहीं वसूल कर रहे हैं। 14.5 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया बड़े उद्योगपतियों का। किसान का 1 रुपया माफ़ नहीं किया है। युवा बेरोजगार, उसका 1 रुपया माफ़ नहीं किया है। पढ़ने के लिए पैसा लिया, उसको नहीं लिया है। मजदूर का पैसा माफ़ नहीं किया है। और आप बड़े बड़े पूंजीपति का पैसा माफ़ करो, और तब कर रहे हो माफ़ उनका पैसा जब हिंदुस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, और तब उनका पैसा भी माफ़ कर रहे हो आप। शर्म आती है? अकल है कोई प्रधानमंत्री में? इस सरकार में को अकल है? इस सरकार को तो कुर्सी से कॉलर पड़ के खींच के हटा देना चाहिए। ये कोई सरकार है? ऐसी निकम्मी सरकार। आपातकाल का दौर भी आपने देखा। उस दौर में बालाघाट में एक दलित युवक की पिटाई पुलिस या प्रशासन की वजह से हो गई थी, जिसे लेकर मौत भी हो गई थी। आपने आंदोलन किया, जेल में गए, रेल रोको जैसे कई आंदोलन में गए, कई बार जेल की हवा आपने खाई है, कई बार पुलिस की प्रताड़ना का भी आप शिकार हुए हैं। घर से आपको अर्धनग्न अवस्था में उठाकर भी ले गया, ये भी वाकया हमने देखा है। वर्तमान में लोग रेल संचालन की जो स्थिति है बालाघाट में, उसको लेकर मैं लोगों के बीच था 4-5 दिन पहले समनापुर में। लोगों की आवाज़ आई कि रेलवे को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए महफूज नहीं है, क्योंकि लोगों को इसकी सहूलियत का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको लगता है फिर से एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है? बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। अब जो आपने कहा कि देखिए कि आपातकाल के समय 20 फरवरी 1975 को एक लकेश वासनी करके एसी समाज का लड़का था, मेरा परिचित था। उसको पुलिस ने इतना मारा था कि उसकी थाने में लॉकअप में उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। उसमें हम छात्र संघ के अध्यक्ष थे, छात्र नेता थे हम। वो दलित हो गए कि मारने का पुलिस को अधिकार नहीं है, कोई अपराध भी किया तो उसे पकड़ के कोर्ट में ले जाए, कानून से काम करे। तब भी हमने ये बोला था। पहली बार मेरा स्पीच था वो। मैं कॉलेज में कभी स्पीच नहीं देता था, कभी पहली बार स्पीच था वो। तो मैं जन आंदोलन से ही, मैंने कहा ना, पैदा हुआ हूँ, वहीं से सब मेरी शुरुआत है। और फिर सी के लो करके अन्याय के खिलाफ हमने थाना जला दिया था कि ऐसे थाने की जरूरत नहीं है जहाँ थाने में जान ली जाती है। पुलिस का काम क्या है, थाने का काम क्या है? जान और माल दोनों की रक्षा करना, जान लेना नहीं है। थाना जला दिया था, उसमें 3 लोग मर भी गए थे जिंदा। कलेक्टर को भी हम जूते की माला पहना के घुमा दिया था शहर में। बड़ा आंदोलन था वो। पूरा प्रशासन हमारे हाथ में था। सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। हम जेल में भी गए उसमें, और जेल में मैंने खुद जाके आखिरी में सरेंडर किया था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था। मेरा पहली गिरफ्तारी हुई जबलपुर के ओमपी थाने में। वहाँ से मुझे लाया, फिर टॉर्चर किया पुलिस ने, मुझे बहुत मारपीट की, मगर मैं झुका नहीं। किसी का नाम मेरे से पूछा, नहीं बताया। मैंने कहा मैं था, मैंने जलाया हूँ, जो कुछ करना करो मुझसे आप। और मैं जेल में गया, 2.5 साल की मेरे को सज़ा हुई जेल में।
उसके बाद निकला तो फिर मैं डरा नहीं, फिर रुका नहीं, फिर निकल के फिर मैंने आंदोलन छेड़ा, फिर लड़ते रहा, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर भरवेली कांड में चला गया मजदूरों के आंदोलन में, फिर 6 महीने जेल में रहा। और लगातार कितने बार जेल, मैं 25 बार करीब जेल जा चुका हूँ, एक बार नहीं। तो हम आंदोलन कर रहे हैं लगातार हम। और रेल के लिए भी हमने 2 बार आंदोलन किया। हमने धापेवाड़ा में ट्रेन को रोका, फिर जेल गए हम, सेंटर जेल जबलपुर, रेलवे कोर्ट में हमारा मुकदमा चला, फिर हमने सोनापुर में ट्रेन को रोका ब्रॉडगेज के लिए, फिर हमको जेल लेके गया, फिर हम जेल में रहे, और वो भी केस रेलवे कोर्ट में चला है। बालाघाट में किसने इसके लिए, रेल के लिए किसी ने कुछ बोला कभी? क्या किसी ने नहीं बोला है? वो तो हम होते तो अभी तक ट्रेन की हम बढ़िया व्यवस्था कर देते। हमने जॉर्ज फर्नांडिस तक के बोल दिया था, अपने नेता को तक बोल दिया था कि अगर आपने बड़ी लाइन नहीं बनाई, बजट में नहीं शामिल किया, तो हम पुल में डायनामाइट लगा के पूरे पुल उड़ा देंगे। हम बार बार हमारे ज़िले के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं कि चरेगांव जैसी बड़ी दुर्घटना हो जहाँ 500 लोग मर गए थे चरेगांव में, वो पुल के नीचे गिर के ट्रेन से। तो हमने उस पर आंदोलन किया था। और गोंदिया में तक कि हमने गनी खान चौधरी घराव कर दिया था, फिर हमको गिरफ्तार किया। गीतांजलि जो रोकी गई है ट्रेन गोंदिया में, हमने रोकवाया उसको, हमने चैन खींची, हमने पुलिंग की, हमने रोका था उसको। तो सारे आंदोलन तब करते, उससे भी बड़ा आंदोलन करने का भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ से पैसेंजर ट्रेन चलती नहीं है, मालगाड़ियाँ चलती है। और अभी ये जो मैं रात को आ रहा था बरघाट से, ये जो बैयर चौकी की जो फ्लाईओवर बनना था, ये फ्लाईओवर के नहीं बनने से सैंक्शन भी नहीं आई अभी। तो इसको नहीं बनने से कितनी लाइन लगी थी कि वो जो बैयर चौक आगे का जो चौराहा जो है वो वहाँ तक लाइन लगी थी। पहली बार देखा मैं, इतनी लंबी लाइन लगती क्या, देवटोला तक लाइन लग जाती, देवटोला तक। तो उसको फ्लाईओवर नहीं बना सकती है सरकार। काहे की सरकार क्या विकास कर रही है, क्या प्रगति कर रही है? ये झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार रही है। आपने अपने राजनीतिक जीवन काल में कई रंग के झंडे बदले, लेकिन विचार आपके नहीं बदले। इस बार आप हाथी की सवारी कर रहे हैं। बसपा को लेकर खासकर लोगों में ये नाराज़गी देखने मिल रही है कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, इस वजह से मोदी जी की उम्मीद बन जाती है। ये बात कही जा रही लोगों के द्वारा, मैं आपसे साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ें, आप हाथी की तरफ फिर से मुड़े हैं, एक बार और भी लड़े हैं। आपको उम्मीद है कि इस दौर में बसपा की राजनीति आपको सक्सेस दिला पाएगी राजनीति में? देखिए कि बसपा का हमने सिंबल लिया है, सिंबल की हमको मुश्किल थी, उनका ऑफर आया हाथी से आप लड़ लो, क्योंकि हाथी से इसके पहले हम लड़ चुके थे पिछली बार, आपको मालूम होगा 19 में। और हमारे पास प्राइवेट सिंबल जो थे उसमें सिंबल ठीक से थे नहीं, कोई कब्बसी है तो कोई टॉर्च है तो कुछ ऐसे ऐसे सिंबल थे। तो कहाँ से हम इतने कम टाइम पे कितना प्रचार कर सकते हैं? और फिर आपकी जबकि सिवनी और बालाघाट अलग विधानसभा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, अगर बालाघाट अकेला होता तो बात अलग होती। तो ये सब सारी दिक्कतें उसमें थी। और बसपा से हमारा जो है कि वो गठबंधन में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बसपा का गठबंधन होता रहा है, समाजवादी पार्टी से भी होता रहा है, कांग्रेस से भी होता रहा है, बसपा गठबंधन भाजपा से भी होते रहा और भाजपा से भी होता रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, सही बोल रहा है आप, भाजपा से भी होते रहा है। लेकिन अभी भाजपा से जो है अभी मुझे लगता नहीं कि उनका गठबंधन होगा आगे कहीं से भी। अब वो लड़ रहे हैं और हमने कहा कि हम अगर ख़राब चीज़ आई तो उसको हम समर्थन कभी नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस का समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। हम जीतेंगे तभी हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस भी लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रही है, आप भी लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आपको लगता है वाकई में लोकतंत्र और संविधान खतरे में इस देश का? बहुत खतरे में है, मगर कांग्रेस बोल रही है वो ठीक बात है, लेकिन कांग्रेस उसके लिए गंभीर नहीं है। लोकतंत्र बचाने गंभीर नहीं है, बोल जरूर रही है, सही बात बोल रही, गंभीर नहीं है। गंभीर होती थी यहाँ सम्राट जैसे आदमी को टिकट देते। लोकसभा किसको बोलते हैं? उच्च सदन, उच्च सदन को। वहाँ जाकर सम्राट सिंह बोले, अपने बंगले की बात नहीं कर सकता, खाली नहीं करा पा रहा है वो खुद ही बोलता है जिला पंचायत मेरी कोई सुनता नहीं है, कोई मेरी मानता नहीं है। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने बोल लेगा, वो बात कर लेगा, वो बात सुन लेंगे उसकी बात। क्या मजाक बना रखा है कांग्रेस पार्टी को, शर्म करना चाहिए। कैसे आदमी टिकट दे दिया आपने? हम इसलिए नहीं बोल रहे कि हमको नहीं दी, इसलिए हमको गुस्सा है, हमको कोई गुस्सा नहीं इस बात का, लेकिन अच्छे उम्मीदवार को देना। तो मेरे को हीना तो थी कम से कम, उसको दे देना था आपको। कैसे मजाक कर रहे हो आप? क्या लोगों को क्या समझ लिया आपने कि लोग मूर्ख हैं? लोग को समझते नहीं हैं, सब समझ रहे हैं। और आपने जो कहा कि बसपा से लोग नाराज़ है, वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन जब हम सामने हैं तो हमारे पर उनको विश्वास है, आपके विचारों पर विश्वास है लोगों किसान को मालूम के विचार नहीं बदल सकते हैं, और हमने आज तक बदला नहीं विचार, झंडा जरूर बदल गया हमारे, ये बात सही है। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, जो सदन होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, नेता वहीं से तैयार होते हैं, लोगों की आवाज़ वहीं से उठती है। आजकल सदन में ये सब चीज़ देखने नहीं मिलता है। तो क्या पहले
दौर में कंकर मुजारे का नाम लिया जाता है कि सदन में कोई बोलने वाला नेता होते थे बालाघाट से, तो कंकर मुजारे। तो क्या आप अगर संसद पहुंच ही जाते हैं, राजनीति भविष्य पर टिकी हुई है, कल्पनाओं का इसको माना जाता है, संभावनाओं पर टिकी हुई माना जाता है राजनीति, आप संसद भवन पहुंच ही जाती है, तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे बालाघाट के लिए जिनको उठाने की आप पुरजोर कोशिश करेंगे? देखो, मुद्दे बालाघाट के जो उठाएंगे, एक तो रेल का जो मामला है यहाँ का, एक तो सिवनी से बरघाट तिरोड़ी कटंगी रेल आनी चाहिए, और यहाँ जो ये रेलों की जो आवागमन है इसको हम पूरी तरह से अच्छा करेंगे बिल्कुल, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन चले। मालगाड़ियों के लिए नहीं है ये ट्रेन, इक्का दुक्का मालगाड़ी चल जाए ठीक है, लेकिन दिन भर मालगाड़ी चलते रहे और लोगों को फ़ायदा नहीं मिले, बड़े बड़े उद्योगपति के पास, इसको हम रोक देंगे, बिल्कुल रोक देंगे, आंदोलन कर देंगे खड़े होकर कोई सके। और संसद के अंदर हम इसकी बहुत मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे। हम संसद के ऊपर जा कर के हम आसंदी के पास जाकर ठोक के बात करेंगे कि बंद करो इसको, आप नहीं चलने देंगे हम। लोग तो बैठ के धरना देते हैं, मैं लेट के धरना दे दूंगा संसद में कि ये मनमानी नहीं चलेगी आपको। तो जितना हो सकता है लोगों के लड़ेंगे हम, आवाज़ उठाएंगे हम जितना हो सकता है। यहाँ उद्योग आना चाहिए, यहाँ धंधे आना चाहिए, बेरोजगारों की बात होना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी, स्वास्थ्य सेवा अच्छी होना चाहिए यहाँ पर, नहीं है जो बिल्कुल ये करेंगे हम यहाँ पर। एक आदिवासी इलाके में जो बैगा है, गरीब है, उनको कपड़े नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनकी आवाज़ उठाएंगे हम। वो बहुत ज़रूरी है, उनको पीने का पानी नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, उनके बच्चों के पेट ऐसे निकले हुए कुपोषण से, मैंने देखा जाके। मैं बुंदारी गांव गया हूँ और गांव गया हूँ, बहुत सारी जगह पर गया हूँ, सब जगह देखा हूँ, तो मुझे देखा नहीं जाता है अभी भी। एक लास्ट सवाल करूंगा मुजारे साहब आपसे, ये जो राजनीतिक विचारों का जो टकराव आया है पति पत्नी के बीच, अनुभा मुजारे जी आपकी एमएलए पत्नी है और आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जो टकराव आया है विचारों का दोनों के बीच, क्या रिश्तों में भी ये टकराव रहेगा? क्या केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदता का ही है? देखिए, ये तो जो भी टकराव है ये राजनीतिक टकराव है, लेकिन ये कब बदल जाए, कब क्या हो जाए, इसको हम नहीं बोल सकते कि इसमें क्या क्या हो सकता है। उन्होंने अब कांग्रेस के लोगों ने ये बेईमानी की है हमारे खिलाफ, उन्होंने चुनाव प्रचार करवा कर अनुभा मुजारे से, और ये उनकी हरकतें जो है बहुत निम्न स्तर की है। कांग्रेस ये भी समझना था कांग्रेस को कि यहाँ भाजपा को हराना है। कांग्रेस का जीतू पटवारी आता बोलते कंकर मुजारे को हराना है, वो कांग्रेस का नेता बीजेपी हराने की बात नहीं कर रहा, कंकर मुजारे को हराना है। और जब अनुभा मुजारे से काम नहीं था तो दूसरे जिले में भेज सकते थे, वो इतनी समझदारी होना चाहिए। ये हमने कहा था कि भाई अगर हमारे खिलाफ भी काम करना तो उनको कहीं अलग घर दे दो, वहाँ से प्रचार कर, उनको समझाई दे सकते थे। अब वो नेता का इकलो होता है, पार्टी का इकलो होती है, तो उनको समझाई देना था ना। हम ये थोड़ी बोले हमारे खिलाफ मत करो, करो तुम, लेकिन अलग रह के करो आप। कांग्रेस और मुजारे को इसके लिए बहुत उनको सोचना चाहिए था। कांग्रेस और भाजपा जो है हाईटेक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कार्यालय है उनके, कई स्थानों से प्रचार कर रहे हैं, आईटी सेल, ये सारी चीज़ें, और आप शहर छोड़कर जंगल नुमा एक जंगल के पास पहुंच चुके हैं। आपको लगता है यहाँ से जंगल के अंदर में ही है? मैं भी मान रहा हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है, जग जा ही रहे। लगता है आपको इस दौर में, आईटी और सोशल मीडिया के इस दौर में, यहाँ से प्रचार हो पाएगा ठीक से? हम बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं, अच्छा प्रचार हो जाएगा, हम फाइट कर रहे हैं, हमने कहा, और चुनाव हम जीतेंगे। मुझे कल बरघाट में 2-4 व्यापारी जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने जीत की बधाई दी है, हाथ मिला के बुला के। अच्छा, अभी से बुला के मेरे को बधाई दी, हाथ मिला के बुला के। जीत रहे हैं आप? मैं बाहर से उनको प्रणाम कर रहा था तो उन्होंने कहा बुलाइए, ऐसे मुझे हाथ मिलाया, हाथ मिला, बुला के आप जीत रहे हो, बधाई लो मेरे से आप। मैं जानता नहीं बरघाट में, तो अभी कई जगह मुझे ऐसे लोग बधाई दे रहे हैं कि आप जीत रहे हो। कैंडिडेट उनके पास ठीक नहीं। मैंने कहा ना भाई कि 3 कैंडिडेटों में चुन लो, पार्टी को छोड़ो, आप उम्मीदवार देखो, आप पहले पार्टी छोड़िए आप, मतलब कौन उम्मीदवार योग्य है, कौन लड़ रहा है, कौन समझता है, कौन किसका अनुभव है, तो पकड़ लेते हैं बात को लोग। अब जैसे शादी करने जा रहे हैं कोई लड़के की, वो लड़की गरीब है लेकिन अच्छी है, फिर भी वो लड़की वाला बोलेगा कि लड़का कैसा है। अगर दारू पीता है, दिन भर नशे में रहता है, तो लड़की वाला अगर कितना ही पैसे वाला तो उसको तो लड़की नहीं देगा, वो कितना ही पैसे वाला हो नहीं देगा। तो वैसे ही मैंने कहा कि आप उम्मीदवार को भी देखो कि कितना ही पैसे वाला उम्मीदवार हो, कितनी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार हो, अगर वो काम का नहीं है आपका, योग्य नहीं है आपका, उसमें क्षमता नहीं है, तो उसको वोट मत दो। तो चाहे पार्टी बड़ी हो, इससे कुछ नहीं होता, पैसा ज़्यादा हो, इससे भी कुछ नहीं होता, विचार महत्वपूर्ण है, ये कहना है मुजारे साहब का। और मुजारे साहब को ये पूरी तरह से आश्वस्त है मुजारे साहब इस चुनाव को लेकर कि उन्हें इस चुनाव में जीत मिलेगी और इस जीत के माध्यम से वो संसद में जाएंगे। लेकिन
ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 19 अप्रैल को वोटिंग होना है और 4 जून को इसके परिणाम आना है। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।